मुझे याद है ही हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक ऑन मॉक टेस्ट सीरीज़ जो कि लिया करते थे जब हम रिवीजन के समय। वो कहा करते थे कि मॉक टेस्ट सीरीज़ में अगर कोई सवाल ना बने तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। सवाल नहीं बना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सवाल के पीछे का कंसेप्ट आप इस टेस्ट सीरीज़ के बाद इतने अच्छे से समझिए कि फ्यूचर में कभी भी अगर वो सवाल आए उस कंसेप्ट से रिलेटेड तो उस समय वो सवाल बन जाना चाहिए, उस समय गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेसिकली आपको गेटमिंटर की जो बुक है प्रोडक्शन की वही आपको यूज़ करनी है। बाकी किताब तो मैन्युफैक्चरिंग की बहुत सारी अच्छी है, लेकिन गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन बोले तो अपने को दोनों चीज़ कवर करना है, थ्योरी भी और न्यूमेरिकल पार्ट भी। तो अगर अपन सिर्फ थ्योरी की बात करें तो कल्पाक्जियन डिगार्मो बहुत अच्छी किताब है, लेकिन उसमें न्यूमेरिकल पार्ट उतना कवर नहीं किया है। घोष मलिक में न्यूमेरिकल पार्ट किया कवर है, लेकिन थ्योरी उतनी अच्छे से कवर नहीं है। तो प्रोडक्शन के लिए अपन गेटमिंटर की बुक को ही इस्तेमाल में लाएंगे। चलिए, क्या अंतर होता है मैन्युफैक्चरिंग में और प्रोडक्शन में? दोनों सेम टर्म है या अलग अलग है? अच्छा, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में क्या अंतर होता है? जो अंतर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में है वही अंतर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में है। क्या इंजीनियरिंग की मदद से? अच्छा, एग्जाम्पल? नहीं, नॉलेज यानी कि साइंस, नॉलेज यानी कि साइंस, करेक्ट है। अब इसको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। साइंस मतलब कि ज्ञान, जो यूनिवर्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसको अगर हम जानते हैं तो वो एक नॉलेज हुआ, और नॉलेज कम्स अंडर द साइंस। फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर एक वायर में से करंट फ्लो होगा तो हीट जनरेट होगा। ये इंजीनियरिंग है या टेक्नोलॉजी है? ना ये इंजीनियरिंग है ना ये टेक्नोलॉजी है, ये है साइंस, ये है ज्ञान, नॉलेज। ये यूनिवर्स में होता है, अगर वायर में से करंट फ्लो होगा तो हीट जनरेट होगा, दैट इज द नॉलेज। अब इस नॉलेज को यूज करके मैंने एक हीटर बनाया। इस नॉलेज को यूज करके मैंने एक हीटर बनाया। व्हाट इज इट? यहां पे था नॉलेज, और हीटर बनाने में नॉलेज के साथ मैंने ऐड किया इनोवेशन। नॉलेज से हीटर बना क्या? नॉलेज में जब मैंने इनोवेशन ऐड किया तो हीटर बना। हीटर इज टेक्नोलॉजी। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज टेक्नोलॉजी। अब यही हीटर को मैं मास स्केल में प्रोड्यूस करूं, साइंस को यूज करके मैंने एक हीटर बनाया, दैट इज टेक्नोलॉजी। अब अगर इसका मैं मास प्रोडक्शन करूं तो यह कहलाएगा इंजीनियरिंग।
अब बताओ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में क्या अंतर हुआ? हम्म वो मास प्रोडक्शन का मतलब वही होता है, पर डिफरेंस क्या हुआ? एक बनाना या मास प्रोडक्शन करना? हम्म एक अपन उसको बनाते चले गए, नहीं देखो। हाँ, एक में टेक्नोलॉजी डेवलप की है, तो क्या अंतर है? मेरा क्वेश्चन है कि टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में क्या अंतर है? टेक्नो इंजीनियरिंग इज टेक्नोलॉजी प्लस मैनेजमेंट। टेक्नोलॉजी प्लस मैनेजमेंट। देखो अब मैनेजमेंट कहां से आया? मेरे को मास स्केल में प्रोडक्शन करना है, तो मेरे को अपने ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना पड़ेगा, मेरे को अपने रॉ मटेरियल को मैनेज करना पड़ेगा, मेरे को अपने फिनिश प्रोडक्ट को मैनेज करना पड़ेगा, मेरे को अपना सप्लाई चेन मैनेज करना पड़ेगा। तो जब हम मास स्केल में प्रोडक्शन करते हैं तो टेक्नोलॉजी के साथ में एक और टर्म वहां पे ऐड हो जाता है, दैट इज मैनेजमेंट। सिर्फ टेक्नोलॉजी से मैं मास स्केल प्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो नॉर्मली हम लोग ये सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो ब्रॉडर टर्म है और इंजीनियरिंग जो है वो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आईआईटी में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री मिलती है तो हमको टेक्नोलॉजी लगता है कि बड़ा टर्म है। नहीं, टेक्नोलॉजी से बड़ा टर्म इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग इंक्लूड करता है टेक्नोलॉजी प्लस मैनेजमेंट। अच्छा, अब अभी अपन जो बात कर रहे हैं बेसिकली अपन इंटरव्यू पर्पज से बात कर रहे हैं, लेकिन आज की अगर तुम कंडीशन देखो तो हम इंजीनियरिंग की कम बात करते हैं, हम टेक्नोलॉजी की ज्यादा बात करते हैं। आज की अगर तुम कंडीशन देखो तो जितने सीईओ हैं वो टेक्नोक्रेट हैं बड़ी कंपनी के। पहले जो सीईओ होते थे वो एमबीए होते थे। आज हम टेक्नोलॉजी की बात ज्यादा करते हैं, हम इंजीनियरिंग की बात कम करते हैं। कारण क्या डिफरेंस हो गया अभी? हाँ, टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो रहा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल चेंज तो हो गई, बढ़ गई कि कम हो गई? बढ़ नहीं गई, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बहुत कम हो गई। तो अब मास प्रोडक्शन का कोई ज्यादा रोल है नहीं। पहले अपन क्या करते थे, मारुति 800 एक गाड़ी बनती थी, एक बार मारुति 800 का डिजाइन बन गया, अब उसके बाद क्या करना है? सालों साल उसी डिजाइन को मेरे को रिप्रोड्यूस करना है। तो वहां पे अब मेरा टेक्नोलॉजी का कोई रोल ही नहीं था। वहां पे मेरा पूरा का पूरा एक मॉडल बन गया मारुति 800 का, अब क्या कर रहे हो आप? कंटिन्यूसली उसको रिप्रोड्यूस कर रहे हो, तो पूरा का पूरा रोल जो था वो मैनेजमेंट का था। लेकिन अब बेटा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बहुत छोटा हो गया। अब एक साल में एक कार कंपनी अपने 4 मॉडल निकाल देती है, तो मैं मास प्रोड्यूस करके करूंगा क्या? मास प्रोड्यूस करूंगा वो आउटडेटेड हो जाएगा। आज अगर मेरे को सामान बेचना है तो मेरे को टेक्नोलॉजी इंप्रूव करनी पड़ेगी। तो आज मास प्रोडक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करना। फॉर एन एग्जाम्पल, आज मेरे पास बहुत पैसे हैं मान लो, अब मेरे को पैसे को इन्वेस्ट करना है, तो एक मोबाइल बन रहा है, एक मोबाइल का मॉडल है, उसका 1 करोड़ मोबाइल मैं अपने घर में बना लेता हूं। एक तरीका ये होगा, या मैं देखता हूं कि जो प्रेजेंट मोबाइल चल रहा है इसको इंप्रूव कैसे करना है, कौन सा तरीका बेनिफिशियल है, 1 करोड़ बना के रख लूं अपने पास में, या अभी जो मोबाइल है उसमें मैं क्या इंप्रूवमेंट डाल सकता हूं। क्योंकि वो 1 करोड़ मोबाइल मेरे गोडाउन में पड़े पड़े सड़ जाएंगे, कोई दूसरा बंदा आएगा वो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी को इंप्रूव कर देगा। वो अगर प्रेजेंट टेक्नोलॉजी को इंप्रूव कर देगा तो मेरा 1 करोड़ मोबाइल का क्या होगा? मेरा 1 करोड़ पूरा मोबाइल वेस्ट हो जाएगा। तो आज चूंकि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बहुत छोटी हो गई है, तो मास प्रोडक्शन की बात हम कम करते हैं, हम टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट की बात ज्यादा करते हैं। जब हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो वहां टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट दोनों ऐड हो जाता है। और टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं तो साइंस में जब हम इनोवेशन करते हैं तो दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। द सेम डिफरेंस लाइज बिटवीन द मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरिंग जो वर्ड है ये एक्चुअली लैटिन वर्ड है मैन्यू प्लस फैक्टस। मैन्यू प्लस फैक्टस, मैन्युफैक्टर्स का मतलब होता है मेड बाय हैंड।
अब मेड बाय हैंड है तो इससे क्या समझते हो, हम स्मॉल स्केल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं या लार्ज स्केल? तो सिंपली यहां पे सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक की बात करते हैं, यानी कि हम स्मॉल की बात करते हैं, 1 पीस 2 पीस 50 पीस बनाने की, तो दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन अगर इसी का मेरे को मास प्रोडक्शन करना हो तब क्या करना पड़ेगा मेरे को? तब मेरे को मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के साथ साथ में अगेन मैनेजमेंट को ऐड करना पड़ेगा, देन इट बिकम्स प्रोडक्शन। तो बेसिकली जो प्रोडक्शन है दैट इज मैन्युफैक्चरिंग प्लस इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। जब मैं दोनों को कंबाइन करता हूं देन इट बिकम्स प्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरिंग यानी कि हम स्मॉल स्केल में प्रोड्यूस कर रहे हैं, जब हम लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का ज्ञान तो होना चाहिए, लेकिन साथ साथ में हमको अपने रिसोर्स भी मैनेज करने पड़ेंगे, तो वहां पे मैनेजमेंट भी आ जाएगा। चलिए अब सिंपल भाषा में अपन बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का डेफिनेशन क्या होता है। पहले तो हमने बोल दिया कि मेड बाय हैंड, ठीक बात है, लेकिन इसको हम और क्या डिफाइन कर सकते हैं? कन्वर्जन, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम किससे किसका? फ्रॉम रॉ मटेरियल टू यूजफुल प्रोडक्ट, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। अब बेसिकली अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस यूज होती है फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड प्रोडक्ट। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, चलिए अब रॉ मटेरियल से अपन स्टार्ट करते हैं। पहली प्रोसेस क्या होनी चाहिए? हाँ, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल हो गया, लेकिन वो प्रोसेस नहीं है। व्हाई नॉट मशीनिंग? बाद में होता है, पहले क्यों नहीं कर सकता मशीनिंग? क्योंकि देखो सिर्फ दो प्रोसेस है जिसमें रॉ मटेरियल का शेप मैटर नहीं करता। अगर मेरे को मशीनिंग करनी है, मेरे को फॉर्मिंग करनी है, मेरे को वेल्डिंग करनी है, तो मेरे पास एक रॉ मटेरियल का एक पर्टिकुलर शेप होना चाहिए। अब मशीनिंग करके मैं क्या करूंगा? डायमीटर को घटा सकता हूं, लेकिन कम से कम मेरे पास एक शाफ्ट तो होना चाहिए। करेक्ट है, अगर शाफ्ट ही नहीं होगा तो मैं मशीनिंग किसकी करूंगा? तो दो ऐसी प्रोसेस है जिसमें रॉ मटेरियल का शेप मैटर नहीं करता। वन इज कास्टिंग एंड अनदर वन इज, भैया वेल्ड करोगे, दो पीसेस आपको चाहिए ना, तो दो पीसेस होने चाहिए ना, तो रॉ मटेरियल का शेप चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वेल्डिंग तो नहीं हुआ। फॉर्जिंग के लिए मेरे को ब्लैंक चाहिए। अगर मैं यहां से मान लो स्क्रैप लेके आता हूं मशीनिंग किया हुआ, उस स्क्रैप से मैं फॉर्मिंग कर सकता हूं क्या? यहां से कबाड़ी वाला मेरे से कबाड़ी लेके जाता है, उसको मैं फॉर्मिंग में यूज कर सकता हूं क्या? वो कबाड़ जो जाएगा वो कहां जाएगा? वो कास्टिंग में जाएगा। और क्या तरीका हो सकता है जहां पे रॉ मटेरियल का शेप मैटर नहीं करता? देखो कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिसकी हम कास्टिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखो क्योंकि कास्टिंग करना है तो मेरे को मटेरियल को मेल्ट करना पड़ेगा, और कुछ ऐसे मटेरियल है जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, तो उनको मेल्ट नहीं किया जा सकता। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम उस मटेरियल को पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसमें ऐड करते हैं एक बाउंडर। राइट, इस टेक्निक को हम कहते हैं पाउडर, क्या कहते हैं? पाउडर मेटलर्जी। नाम नहीं सुना पाउडर मेटलर्जी? सुना है कि नहीं सुना? नहीं सुना है? पाउडर मेटलर्जी में जिस मटेरियल को, देखो कास्टिंग में क्या किया अपन ने, मटेरियल को मेल्ट कर दिया और जो शेप चाहिए था वो शेप मेरे को मिल गया। पाउडर मेटलर्जी में हम वो मटेरियल, जैसे टंगस्टन कार्बाइड है, जिससे हम लोग कटिंग टूल मटेरियल बनाते हैं, अब उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, तो उसको अपन मेल्ट नहीं कर सकते, उसकी अपन कास्टिंग नहीं कर सकते। तो वहां पे क्या करते हैं, अपन उसको क्रश कर लेते हैं। क्रश करके वो चला गया पाउडर फॉर्म में। अब हम उसमें क्या करेंगे, उसमें हम एक बाइंडर डाल देंगे, कोबाल्ट। अब कोबाल्ट
जो है वो लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल है। अब मैंने क्या किया, टंगस्टन कार्बाइड का पाउडर लिया, उसमें कोबाल्ट का पाउडर मिक्स कर दिया। अब क्या होगा जब मैं हीट करूंगा तो कोबाल्ट मेल्ट हो जाएगा और कोबाल्ट जो है वो टंगस्टन कार्बाइड को बाइंड कर देगा। दैट इज कॉल्ड पाउडर मेटलर्जी। तो दो ऐसी प्रोसेस है जहां पर कि रॉ मटेरियल का शेप मैटर नहीं करता। किसी भी शेप का रॉ मटेरियल आप यहां पे यूज कर सकते हो, क्योंकि यहां पे कोई भी शेप हो अल्टीमेटली मेरे को उसको मेल्ट कर देना है, तो शेप का कोई मतलब नहीं रहा। और यहां पे क्या कर देना है अपने को, पाउडर के फॉर्म में ले आना, तो अगेन शेप का कोई मैटर नहीं हुआ, राइट। तो कास्टिंग, पाउडर मेटलर्जी एंड देन कम्स फॉर्मिंग। ग्राइंडिंग व्हील पाउडर मेटलर्जी से नहीं बनता। पाउडर मेटलर्जी से तुम्हारे जो कटिंग टूल्स होते हैं वो बनते हैं। चलिए, देन इट कम्स फॉर्मिंग। व्हाट इज फॉर्मिंग? फॉर्मिंग में आपके पास एक ब्लैंक होता है जिसपे आप फोर्स अप्लाई करके उसको क्या कर देते हो, प्लास्टिकली डिफॉर्म, और प्लास्टिकली डिफॉर्म करके जो डिजायर्ड शेप आपको चाहिए होता है वो आप ले सकते हो। देन कम्स शीट मेटल वर्किंग। शीट मेटल वर्किंग। देन कम्स मशीनिंग। व्हाट इज मशीनिंग? मशीनिंग इज द मटेरियल रिमूवल प्रोसेस। मटेरियल को यहां पे हम, एक्सेस मटेरियल को हम रिमूव करते हैं। चलिए, देन कम्स द वेल्डिंग। व्हाट इज वेल्डिंग? दो पीस को अपन ज्वाइन कर देते हैं। वेल्डिंग हो सकता है स्क्रू और नट से भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। वेल्डिंग जो होता है वो परमानेंट ज्वाइनिंग होता है, और स्क्रू और बोल्ट से अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वो टेम्परेरी ज्वाइनिंग होता है। वेल्डिंग हो गया। एंड देन लास्ट कम्स, देखो, कास्टिंग कर लिया मैंने, फॉर्मिंग कर लिया, मशीनिंग कर लिया, वेल्डिंग कर लिया, तो अब मेरे को जो मेरा रॉ मटेरियल था वो एक प्रॉपर शेप में मिल गया। जिस शेप में मेरे को चाहिए था वेल्डिंग और मशीनिंग के बाद, वो प्रॉपर शेप मेरे को मिल गया। क्या अभी भी मेरे को कुछ और करने की जरूरत है? फिनिशिंग के लिए तो मशीनिंग कर लिया, फिनिशिंग के लिए तो मशीनिंग कर लिया। देखो, मेरे को अभी तक क्या मिल चुका है, रिक्वायर्ड शेप। क्या मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ शेप की होती है? क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट नहीं है? अब मेरे को डिजायर्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टी को ऑब्टेन करने के लिए करना पड़ेगा हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट। सो दीज आर द बेसिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। चलिए, अब अगर अपन गेट के बारे में बात करते हैं तो गेट में किसी भी टॉपिक से कोई क्वेश्चन आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन दो टॉपिक की 100% गारंटी है कि क्वेश्चन आना है। वन इज मशीनिंग, 100% गारंटी है। कोई ऐसा गेट का पेपर नहीं होगा इसमें मशीनिंग का क्वेश्चन नहीं होगा। वन इज मशीनिंग एंड वन इज वाइब्रेशन। ये दो ऐसे टॉपिक है जिससे 100% क्वेश्चन आता है, और ये दो टॉपिक एक्चुअली बहुत बड़े टॉपिक भी है। तो अपन डायरेक्टली यहां से मशीनिंग से ही अपन स्टार्ट करेंगे। चलिए जी, बताइए व्हाट इज मशीनिंग। इसको मैक्सिमम किताब में लिखा होता है मटेरियल रिमूवल प्रोसेस। मशीनिंग को लिखा होता है मटेरियल रिमूवल प्रोसेस। बट दिस डेफिनेशन इज इनकम्प्लीट। ये मान लो एक शीट है, ठीक है, इसमें एक पंच करता हूं तो पंच क्या करेगा, मटेरियल को रिमूव करेगा। तो मटेरियल तो पंचिंग में भी रिमूव हुआ,
लेकिन पंचिंग जो है वो मशीनिंग ऑपरेशन नहीं है। पंचिंग आता है अंडर शीट मेटल वर्किंग। पंचिंग ब्लैंकिंग जो ऑपरेशन है वहां पे भी हम मटेरियल को रिमूव कर रहे हैं, लेकिन वो ऑपरेशंस आते हैं अंडर शीट मेटल वर्किंग। तो अगर मैं कहूं कि मशीनिंग इज द मटेरियल रिमूवल प्रोसेस, तो उस हिसाब से पंचिंग क्या होना चाहिए? पंचिंग भी मशीनिंग प्रोसेस होना चाहिए, लेकिन पंचिंग मशीनिंग प्रोसेस नहीं है, क्योंकि ये स्टेटमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मटेरियल रिमूवल प्रोसेस वेयर मटेरियल is removed in the form of chips. And what is chips? चिप्स यानी कि मटेरियल के बहुत छोटे छोटे टुकड़े। अब पंचिंग में क्या हो रहा है? पंचिंग में मटेरियल रिमूव हो रहा है, लेकिन वो छोटे छोटे पीसेस में नहीं हो रहा, वो बल्क मटेरियल रिमूवल हो रहा है, इसलिए पंचिंग जो है वो मशीनिंग ऑपरेशन नहीं है। मशीनिंग क्या होगा? जहां पे छोटे छोटे पीसेस में मटेरियल को हम रिमूव करेंगे, उन छोटे छोटे पीसेस को हम क्या कहते हैं? चिप्स। इज दैट क्लियर? अब मशीनिंग को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड कन्वेंशनल मशीनिंग, या इसको हम सिंपली मशीनिंग कहते हैं। मशीनिंग, अगर हम मशीनिंग कह रहे हैं तो इसका बेसिकली मतलब हुआ कि हम बात कर रहे हैं कन्वेंशनल मशीनिंग की। और दूसरा होता है अनकन्वेंशनल या नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग। अनकन्वेंशनल मशीनिंग। दोस्तों, अब इन दोनों में क्या अंतर है, मशीनिंग में और अनकन्वेंशनल मशीनिंग में? अच्छा, जो पुराने तरीके होते थे वो कन्वेंशनल होता है। तो सीएनसी में जो मशीनिंग होती है वो कन्वेंशनल होती है कि अनकन्वेंशनल है? कन्वेंशनल है बेटा, पर वो तो एकदम लेटेस्ट है। देखो, मशीनिंग तब कहलाएगा जब मटेरियल चिप्स के फॉर्म में रिमूव होगा। अब आता है कि ये चिप्स के बनने का कारण क्या है। इस कारण से हम क्लासिफाई करते हैं कन्वेंशनल मशीनिंग को और अनकन्वेंशनल मशीनिंग में। इन कन्वेंशनल मशीनिंग चिप्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ shear failure of work material. कन्वेंशनल मशीनिंग में जो चिप बन रहा है वो shear फेलियर के कारण बन रहा है, और अनकन्वेंशनल मशीनिंग में चिप क्यों बन रहा है? नॉट बिकॉज ऑफ, यहां पे चिप फॉर्म हो रहा है नॉट बिकॉज ऑफ shear फेलियर। अगर shear फेलियर के कारण चिप फॉर्म होगा तो वो मशीनिंग कहलाएगी, कन्वेंशनल मशीनिंग। और shear फेलियर को छोड़ के और किसी कारण से अगर चिप फॉर्म हुआ तो दैट कम्स अंडर अनकन्वेंशनल मशीनिंग। और क्या कॉज हो सकता है बिना shear फेलियर के? मेल्टिंग एंड वेपोराइजेशन। जैसे इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग होती है, लेजर बीम मशीनिंग होती है, वहां पे मटेरियल कैसे रिमूव होता है? वेपोराइज होकर रिमूव होता है, राइट। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग होती है, वहां पे मटेरियल रिमूव होता है बिकॉज ऑफ आयन डिस्प्लेसमेंट। केमिकल मशीनिंग होती है, वहां पे मटेरियल रिमूव होता है बिकॉज ऑफ द केमिकल इरोजन। तो मटेरियल रिमूवल का कॉज अगर shear फेलियर है तो दैट इज नोन एज मशीनिंग और कन्वेंशनल मशीनिंग। और shear फेलियर को छोड़ के कोई और कारण है, कोई और कारण क्या हो सकता है? मेल्टिंग एंड वेपोराइजेशन हो सकता है, आयन डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, केमिकल इरोजन हो सकता है, ब्रिटल फ्रैक्चर हो सकता है, कोई भी दूसरा कारण है तो उसको हम कहेंगे अनकन्वेंशनल मशीनिंग।
राइट। तो बेसिक डिफरेंस है कॉज ऑफ चिप फॉर्मेशन को लेकर, करेक्ट है। मशीनिंग यानी कि मटेरियल रिमूवल, जहां पे कि चिप्स के फॉर्म में मटेरियल रिमूव हो रहा है। तो किसमें चिप्स के फॉर्म में मटेरियल रिमूव हो रहा है, कन्वेंशनल मशीनिंग में या अनकन्वेंशनल मशीनिंग में? दोनों में ही चिप के फॉर्म में रिमूव हो रहा है। अच्छा, ये कई किताब में गलत स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि अनकन्वेंशनल मशीनिंग इज चिपलेस मशीनिंग। नहीं भैया, चिप तो वहां पे भी फॉर्म हो रहा है, बस उसका कॉज जो है वो शेयर फेलियर नहीं है। अगर चिप फॉर्म नहीं होगा तो मटेरियल रिमूव कैसे होगा, राइट। तो चिपलेस मशीनिंग कुछ नहीं होता, चिप तो फॉर्म होता है, कॉज उसका डिफरेंट होता है, राइट। चलिए अब बात करेंगे अपन कन्वेंशनल मशीनिंग की। कन्वेंशनल मशीनिंग, अगर मैं मशीनिंग बोल रहा हूं तो उसका मतलब कन्वेंशनल मशीनिंग ही होता है। बार बार अपन कन्वेंशनल मशीनिंग नहीं बोलेंगे, मशीनिंग बोलेंगे, इसका मतलब कन्वेंशनल मशीनिंग है। अनकन्वेंशनल होगा तो उसको अपन अनकन्वेंशनल मशीनिंग बोलेंगे, मशीनिंग का मतलब कन्वेंशनल मशीनिंग सही है। चलिए अब कन्वेंशनल मशीनिंग करने के लिए आपने देखा है कभी कन्वेंशनल मशीनिंग? अरे टर्निंग, बोरिंग कुछ तो देखा होगा यार, ड्रिलिंग देखे हो ना। क्या रिक्वायरमेंट है कन्वेंशनल मशीनिंग का? कटिंग मटेरियल, ठीक बात है। और अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, समझ गया तुम्हारी भावनाएं। दो चीजें चाहिए, वन इज द मशीन टूल, कन्वेंशनल मशीनिंग के लिए दो चीजें चाहिए, वन इज द मशीन टूल, मशीन टूल प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड मोशन एंड सपोर्ट फॉर कटिंग। रिक्वायर्ड मोशन और सपोर्ट प्रोवाइड करता है मशीन टूल। और दूसरा चीज होता है कटिंग टूल, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग ऑफ वर्क पीस। मेरे पास एक हैक्सॉ है, देखो मशीन टूल क्या कर रहा है, सपोर्ट और रिक्वायर्ड मोशन प्रोवाइड कर रहा है कटिंग के लिए, और कटिंग टूल वो चीज है जो कि मटेरियल को काट कर रहा है। तो मेरे पास एक आरी है, हैक्सॉ है, उससे मैं एक लकड़ी काट रहा हूं। यहां पे मशीन टूल क्या है और कटिंग टूल क्या है? मशीन टूल जो है वो मैन हो गया, क्योंकि मैन जो है वो रिक्वायर्ड सपोर्ट और मोशन प्रोवाइड कर रहा है कटिंग के लिए, तो मशीन टूल यहां पे मैन हो गया, और कटिंग टूल हेक्सा हो गया। अगर अपन टर्निंग ऑपरेशन कर रहे हैं लेथ पे, तो मशीन टूल क्या है और कटिंग टूल क्या है? लेथ मशीन जो है दैट इज मशीन टूल, और वहां पे जो सिंगल पॉइंट टूल अपन यूज करते हैं दैट बिकम्स द कटिंग टूल। अगर अपन ड्रिलिंग कर रहे हैं तो मशीन टूल क्या हुआ? अगर हैंड ड्रिल है तो ड्रिल और मैन बिकम्स द मशीन टूल, और ड्रिल बिट जो है दैट विल बिकम द कटिंग टूल। तो बेसिकली जो वर्क पीस के कांटेक्ट में आता है और जो वर्क को काटता है उसको हम कहते हैं कटिंग टूल। और ऐसा करने के लिए हमको चाहिए मोशन, वो मोशन जो प्रोवाइड करता है उसको हम कहते हैं मशीन टूल। मशीन जो मोशन प्रोवाइड करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, करेक्ट हुआ। चलिए अब कौन कौन से मोशन चाहिए मेरे को मशीनिंग के लिए? रिक्वायर्ड मोशन फॉर मशीनिंग। ड्रिलिंग देखा है ना तुमने, कितने मोशन होते हैं उसमें बताओ?
एक रोटेशन होता है और एक आप उसको पुश करते हो, दो मोशन हुआ। तो जब भी आप मशीनिंग करोगे दो मोशन रिक्वायर्ड है। एक को हम कहते हैं प्राइमरी मोशन, या इसको हम कहते हैं कटिंग वेलोसिटी। which is responsible for cutting of material। दूसरा मोशन होता है सेकेंडरी बोलते हैं, या इसको हम नॉर्मली हम इसको बोलते हैं क्या, फीड मोशन। फीड 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 क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर feed the uncut part of work। बोलने का मतलब हिंदी में समझते हैं अपन। कटिंग वेलोसिटी या प्राइमरी मोशन वो होता है जिसको रोक दोगे तो चिप फॉर्म, मटेरियल कैसे रिमूव हो रहा है, चिप के फॉर्म में। तो चिप फॉर्मेशन के लिए जो मोशन रिक्वायर्ड है उसको हम कहते हैं प्राइमरी या कटिंग वेलोसिटी। अगर आपने प्राइमरी मोशन को रोक दिया तो मटेरियल कट नहीं होगा, और अगर आपने फीड मोशन को रोक दिया तो क्या होगा, एक लेयर ऑफ चिप तो बन जाएगी लेकिन पूरा मटेरियल मेरा मशीन नहीं होगा। पूरे मटेरियल को मशीन करने के लिए हमको फीड मोशन चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, चलो सिंपल सा एग्जाम्पल अपन ड्रिल का समझते हैं। ड्रिल में आपने दो टाइप के मोशन बताए, कौन कौन से, एक ड्रिल का रोटेशन और एक ड्रिल का एक्सियल मूवमेंट। अब बताओ इसमें कटिंग कौन सा है और फीड कौन सा है। जो एक्सियल होगा वो होगा कटिंग। ओके, तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं रोटेशनल मोशन को रोक दूं, अगर मैं रोटेशनल मोशन को रोक दूं तो कट हो जाएगा मटेरियल। भैया कट तब होगा जब आप उसको रोटेट करोगे। तो प्राइमरी मोशन क्या हुआ ड्रिलिंग के केस में, रोटेशन जो है वो आपका प्राइमरी मोशन हुआ। लेकिन अगर आप इसको रोटेट ही करते रहो तो क्या होगा, पूरा जॉब ड्रिल होगा क्या। उसको पूरा ड्रिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सियल मोशन देना पड़ेगा। तो एक्सियल मोशन क्यों दे रहे हो, ताकि अनकट पोर्शन जो है, अनकट पोर्शन जो है वो कट हो जाए, उसके लिए मेरे को फीड मोशन चाहिए। करेक्ट है। और वो मोशन जो एक्चुअल कटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको हम कहते हैं कटिंग वेलोसिटी। अब टर्निंग ऑपरेशन देखा है आपने। टर्निंग में क्या होता है, एक शाफ्ट हुआ, वो शाफ्ट रोटेट करता रहता है और यहां पे एक टूल पोस्ट पे एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगता है। तो दो टाइप के मोशन होते हैं, एक तो अपन शाफ्ट को रोटेट कर रहे हैं और दूसरा क्या करते हैं अपन, ये टूल को एक्सेल डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब बताओ प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है। हाँ, लीनियर प्राइमरी है। ओके, मतलब घूमने वाले को आप रोक दोगे, टूल को मूव करते रहोगे तो शाफ्ट का डायमीटर कम हो जाएगा। जहां पे रोटेशन आएगा दिमाग लगाना ही नहीं है, प्राइमरी हमेशा रोटेशन होगा और एक्सियल जो है वो फीड के लिए होगा। आप सिंपली देखो ना, अगर मान लो इसका रोटेशन बंद कर दो, खाली इसको मूव करो, टर्निंग अपन क्यों करते हैं, डायमीटर को कम करने के लिए। तो अगर मान लो इसका रोटेशन में बंद कर दूंगा तो डायमीटर कम होगा क्या। तो बेसिकली कटिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, रोटेशन। और ये जो एक्सेल मोशन दे रहा हूँ वो किस लिए, क्योंकि ये वहां पे तो मटेरियल रिमूव हो गया, बाकी पोर्शन को भी तो मेरे को रिमूव करना है, इसलिए मेरे को एक्सेल मोशन देना है। राइट, तो मशीन टूल जो है वो बेसिकली हमको मोशन प्रोवाइड करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी मोशन। चलिए चलिए मशीन टूल की बात कर लिए, अब अपन बात करते हैं कटिंग टूल की। व्हाट इज कटिंग टूल, जो वर्कपीस के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है
उसको हम कहते हैं कटिंग टूल, जो कि एक्चुअल कटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब मेरे को कटिंग टूल का मटेरियल सेलेक्ट करना है। क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? कटिंग टूल का मटेरियल डक्टाइल होना चाहिए। वेरी गुड। उससे क्या होगा बेटा? तुरंत टूट सकता है। अच्छा, ब्रिटल ही चाहिए। डक्टाइल कहां से लेके आ गया बेटा? तो ये कहां से तुम, मेरे भाई क्या हो रहा है? अभी अपन बात किए ना कि मशीनिंग तब होगा जब मोशन होगा। मोशन होगा तो रबिंग एक्शन होगा, पिघल जाएगा, वो तो बात की बात है। रबिंग एक्शन होगा बेटा, रब होगा तो मेरा टूल क्या होगा? जो टूल का मटेरियल है वो वियर आउट हो जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हो क्या रहा है? कटिंग जब हो रहा है तो रिलेटिव मोशन हो रहा है ना वर्क पीस और टूल के बीच में, और जब रिलेटिव वेलोसिटी होगी तो रबिंग एक्शन आएगा। रबिंग एक्शन के कारण मेरा टूल मटेरियल जो है वो वियर आउट होगा। तो मैं चाहता हूं जो बेसिक कारण होता है टूल के फेलियर का, वो वियर होता है। टूल क्यों फेल होता है? बिकॉज ऑफ वियर। और वियर क्यों होता है? क्योंकि वर्कपीस और टूल में रिलेटिव वेलोसिटी है। तो हमको चाहिए वर्कपीस में सबसे पहले हार्डनेस। हार्डनेस होगा तो क्या होगा? हार्डनेस अगर होगा तो उसका वियर रेट कम होगा। लेकिन दोस्तों, हार्डनेस जो है वो पुराना शब्द हो गया है, इसका इस्तेमाल अब ज्यादा होता नहीं है। आज जो शब्द की हम बात करते हैं दैट इज नॉट हार्डनेस, दैट इज हॉट हार्डनेस। hot hardness. What is hot hardness? It is the ability to retain hardness at higher temperature. तो दोस्तों, आज जब हम कटिंग टूल मटेरियल की बात करते हैं तो हम हार्डनेस की बात नहीं करते। कोई मटेरियल रूम टेम्परेचर पे हार्ड होगा, लेकिन अगर वो एलिवेटेड टेम्परेचर पे अपनी हार्डनेस को मेंटेन नहीं कर पाया तो वो मेरे काम का नहीं है। तो टेम्परेचर कहां से आ गया बच्चों पिक्चर में? फ्रिक्शन से नहीं। जब भी आप कोई मटेरियल को कट करते हो तो उसके लिए आपको पावर कंज्यूम करना पड़ता है। दैट पावर इज गिवन एज कटिंग फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द कटिंग वेलोसिटी। करेक्ट है दोस्तों? आज हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की। मेरे को अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? कटिंग वेलोसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। करेक्ट है? कटिंग वेलोसिटी को बढ़ाऊंगा तो पावर कंजम्पशन बढ़ेगा। पावर कंजम्पशन बढ़ेगा तो जितना पावर कंज्यूम हुआ वो गया कहां? जितना पावर कंज्यूम हुआ वो हीट के फॉर्म में वर्क में जाएगा, चिप में जाएगा और टूल में जाएगा। करेक्ट है? तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, यानी कि कटिंग वेलोसिटी को बढ़ाना। और जब मैं कटिंग वेलोसिटी को बढ़ाने का प्रयास करता हूं तो हीट इंक्रीज होती है, पावर कंजम्पशन बढ़ा यानी कि ज्यादा हीट जनरेट होगी। तो दोस्तों, अगर मेरे को कोई हैंडमेड टूल चाहिए तो मेरे लिए हॉट हार्डनेस कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, क्योंकि मैं हाथ से काटूंगा तो मैं कितनी ही स्पीड में काट लूंगा। लेकिन जब हम मशीन की बात करते हैं तो हम कटिंग वेलोसिटी की बात करते हैं, और हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कटिंग वेलोसिटी को बढ़ाना। आप कभी बढ़ा पाओगे कटिंग वेलोसिटी को? जब आपका जो टूल मटेरियल है वो टेम्परेचर बढ़ने के बाद भी अपनी हार्डनेस को रिटेन कर सके। नहीं तो क्या हुआ, जैसे ही आपने स्पीड बढ़ाई हीट जनरेशन ज्यादा हुआ और आपका जो मटेरियल है वो सॉफ्ट हो गया। इन दैट कंडीशन आपका लोअर टेम्परेचर पे कम स्पीड पे तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप स्पीड बढ़ाओगे, वैसे ही आपका टूल का वियर रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। राइट? तो आज के टर्म में जो इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज नॉट हार्डनेस, दैट इज हॉट हार्डनेस। हार्डनेस इंपॉर्टेंट है अगर हमको हैंडमेड टूल बनाना है, लेकिन अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो वहां पे हॉट हार्डनेस जो है वो
मेजर टर्म है। चलिए और क्या होना चाहिए? हार्डनेस हो गया, ठीक बात है, और क्या? डक्टिलिटी, तुमने जो शब्द कहा उसका एक सही शब्द है। डक्टिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है? डक्टिलिटी का डेफिनेशन होता है परसेंटेज इलोंगेशन बिफोर फेलियर। कोई मटेरियल फेल होने से पहले जितना इलोंगेट होता है उसको हम डक्टिलिटी कहते हैं। तो यहां पे मेरे को डिफॉर्म करना है क्या? तो डक्टिलिटी नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन डक्टिलिटी से जुड़ता हुआ एक शब्द इंपॉर्टेंट है। ब्रेक होने से रोकना है, तो ब्रेक क्यों हो जाएगा? टफनेस। थर्ड, वी नीड द टफनेस। व्हाट इज टफनेस? टफनेस होता है एनर्जी एब्जॉर्ब्ड अप टू फ्रैक्चर अच्छा अगर टफ नहीं होगा, देखो टफनेस क्या होती है? टफनेस बेसिकली हम यूज करते हैं इंपैक्ट लोड के कंडीशन में। ग्लास और पेपर, किस मटेरियल की स्ट्रेंथ ज्यादा है? पेपर की ज्यादा होगी। पेपर को ऐसा लेके अपन फाड़ेंगे तो क्या होगा? मैं बोला स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? ग्लास की ज्यादा है। ग्लास को छोड़ दूंगा तो क्या होगा? पेपर को छोड़ूंगा तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल खत्म हो गया बेटा। अभी तुम लोग स्ट्रेंथ ही क्लियर नहीं हुआ। टफनेस यानी कि एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द एनर्जी, राइट। ग्लास को अपन छोड़ते हैं तो वो टूट जाता है क्योंकि उसमें एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता नहीं है, राइट। तो अगर आपका जो कटिंग टूल मटेरियल है उसका टफनेस नहीं होगा तो जैसे ही उस पर इंपैक्ट लोड आएगा, जैसे ही आपका टूल जो है वो वर्कपीस के कांटेक्ट में आएगा, सडन लोड आएगा उसके ऊपर और आपका टूल जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो वो ब्रेक ना हो इसलिए आप चाहते हो कि आपका जो टूल मटेरियल है उसमें टफनेस भी होनी चाहिए। लेकिन टफनेस इंपॉर्टेंट पैरामीटर नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है वो हॉट हार्डनेस है। टफनेस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो टफनेस क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? ऑब्वियसली ज्यादा होना चाहिए। अगर कम होगा तो फ्रैक्चर हो जाएगा। करेक्ट। चलिए और क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? और क्या होना चाहिए? बोलो भाई। नेक्स्ट, केमिकली इनर्ट होना चाहिए। केमिकली इनर्ट नहीं होगा तो क्या होगा? केमिकली इनर्ट नहीं होगा तो वर्क मटेरियल के साथ वो रिएक्ट करके खराब हो जाएगा। तो केमिकली इनर्ट होना चाहिए। कंडक्टिविटी क्यों कम होनी चाहिए? कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? हीट को कंडक्ट करना। कंडक्टिविटी कम होगा तो क्या होगा भैया? कटिंग जोन पे जो हीट जनरेट होगा वो वहीं पे रह जाएगा। तो क्या होगा? टेम्परेचर राइज ज्यादा होगा। तो उस हिसाब से कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन अगर ज्यादा कंडक्टिविटी होगी तो उसका भी नुकसान है कि मेरा टूल जो है वो गर्म हो जाएगा और जो ऑपरेटर है उसके लिए वो डेंजरस हो सकता है। तो कंडक्टिविटी हमको प्रॉपरली डिसाइड करनी पड़ेगी। हम ये नहीं कह सकते कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, राइट। दैट वी हैव टू लॉजिकली डिसाइड। सो आई कैन राइट इट ऑप्टिमम। और क्या होना चाहिए? और ब्रह्मास्त्र तो तुम लोग जो यूनिवर्सिटी में हमेशा लिखते हो, जब भी कुछ लिखते हो तो एक पॉइंट लिखते ही होगे हमेशा।
यह मजाक का पॉइंट नहीं है, हम लोग मजाक में लिख देते हैं, पर यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इजीली अवेलेबल, अगर इजीली अवेलेबल होगा तो ऑब्वियसली उसका कॉस्ट भी लो होगा। अभी कोई ऐसा मटेरियल है, कोई ऐसा मटेरियल है जिसमें सारी क्वालिटी है लेकिन वो अवेलेबल ही नहीं है, तो मेरे किसी काम का नहीं है। तो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, एंड देन इजी टू फैब्रिकेट। अब बच्चों ये इजी टू फैब्रिकेट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आज के टाइम में हम सबसे ज्यादा जो मटेरियल यूज करते हैं कटिंग टूल के लिए वो होता है कार्बाइड या सिरामिक। कार्बाइड या सिरामिक। ये सिरामिक क्या होता है? रेती, इजिली अवेलेबल है, हाई हॉट हार्डनेस है, राइट। लेकिन इसका इस्तेमाल, सिरामिक सबसे सस्ता मटेरियल, क्या चाहिए मेरे को? हाई हॉट हार्डनेस चाहिए। हाई हॉट हार्डनेस है, सस्ता है, केमिकली इनर्ट है। लेकिन ये सिरामिक और कार्बाइड टूल का इस्तेमाल हम सिर्फ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही स्टार्ट कर पाए। इससे पहले हम सिरामिक का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। क्या कारण था भाई? हम जानते थे सिरामिक के बारे में कि सिरामिक में सारी प्रॉपर्टी है, बट वी आर नॉट एबल टू यूज इट। बाय सिरामिक मतलब रेती, रेती समझ लो। अरे नहीं मेरे भाई, कैसे फैब्रिकेट करते? कास्टिंग कर सकते थे क्या उसकी? हाई मेल्टिंग पॉइंट है। तो यहां पे आया पिक्चर में पाउडर मेटलर्जी। जब पाउडर मेटलर्जी डेवलप हुआ तब फिर जाके हम कार्बाइड और सिरामिक को फैब्रिकेट कर पाए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो अगर मटेरियल को हम फैब्रिकेट नहीं कर सकते तो फिर वो हमारे किसी काम का नहीं है। अब कार्बाइड और सिरामिक को हम अब यूज कर पा रहे हैं क्योंकि अब हमारे पास फैब्रिकेशन का टेक्निक है जिसको हम कहते हैं पाउडर मेटलर्जी। तो पाउडर मेटलर्जी को यूज करके हम आसानी से इसको फैब्रिकेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, नाउ what are the different types of cutting tool materials? First, high carbon steel contain high carbon steel contains 0.8 to 1.5% carbon, alloying elements such as tungsten, chromium, vanadium, मैग्नीज। अब ये हाई कार्बन स्टील का जो एडवांटेज है वो है हाई टफनेस। ये इसका एडवांटेज है और इसका डिसएडवांटेज है लो हॉट हार्डनेस, वेरी पुअर हॉट हार्डनेस। पुअर हॉट हार्डनेस का मतलब जैसे ही आप स्पीड इंक्रीज करोगे ये अपनी हार्डनेस मेल्ट नहीं होता है, हार्डनेस लूज करता है, सॉफ्ट हो जाता है, तो वियर रेट बढ़ जाता है। मेल्ट नहीं होगा ना, हार्डनेस बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो उसका वियर रेट बढ़ जाएगा। लो हॉट हार्डनेस होती है। टफनेस इसकी बहुत अच्छी होती है। तो अब ये बताओ कि इसकी हॉट हार्डनेस बेकार है तो इसका हम कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं? वेरी गुड, वेरी गुड। तो हाई जितने भी हैंडमेड टूल्स होते हैं दोज आर बेसिकली मेड ऑफ हाई कार्बन स्टील। तो इसका एप्लीकेशन कहां पे है? हैंडमेड टूल्स में।
हैंडमेड टूल्स, जितने भी हैंडमेड टूल्स होते हैं बेसिकली दोज आर मेड ऑफ हाई कार्बन स्टील. चलिए, देन कम्स हाई स्पीड स्टील. स्टील है तो इसमें बेसिक इंग्रेडिएंट क्या होगा? स्टील में आयरन के साथ में एक और एक इंग्रेडिएंट हमेशा होता है. अगर मैं स्टील बोला हूं तो आयरन सिर्फ नहीं होगा वहां पे, प्लस हमेशा होगा वहां पे. डेफिनेटली बिना कार्बन की स्टील नहीं बनता. तो आयरन और कार्बन तो हो गया क्योंकि ये स्टील है, प्लस इसके जो वेरिएंट्स होते हैं, पहला होता है 1841. 1841. अब 1841 क्या है? 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम और 1% वेनेडियम. 1% वेनेडियम. टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम. दूसरा इसका वेरिएंट होता है 14414, जो कॉमन वेरिएंट है. अब देखो टंगस्टन क्या होता है, बेसिकली बहुत प्रीसियस मटेरियल है, तो टंगस्टन की क्वांटिटी को हम यहां पे 4% कम कर देते हैं. 14 यहां पे टंगस्टन हमने यूज किया 14%, 4% क्रोमियम यूज किया, 1% वेनेडियम यूज किया और 4% जो हमने टंगस्टन कम किया था उसकी जगह पे हमने मॉलिब्डेनम ऐड कर दिया. दीज आर द डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ हाई स्पीड स्टील. अब इसका एडवांटेज क्या है? हाईएस्ट टफनेस. हाईएस्ट टफनेस इसका एडवांटेज है. इसलिए कोई भी टूल आप यूज करोगे बच्चे, टूल में दो हिस्सा होता है. एक होता है उसका कटिंग बिट और एक होता है उसका शैंक पोर्शन. तो उसका जो बिट होता है वो वर्कपीस के कांटेक्ट में आता है. तो बिट में क्या होगा? बिट क्यों फेल होगा? बिट में क्या चाहिए मेरे को? हार्डनेस चाहिए. तो बिट हम किसी भी मटेरियल का बनाए, लेकिन जो उसका शैंक पोर्शन होता है, मतलब पिछला हिस्सा जो होता है, वो नॉर्मली हम हाई स्पीड स्टील का बनाते हैं. क्यों? क्योंकि इसका टफनेस सबसे ज्यादा है. एम आई क्लियर? डिसएडवांटेज क्या है? लो हॉट हार्डनेस. अच्छा बच्चा, अगर लो हॉट हार्डनेस है तो इसको मैं हाई स्पीड पे यूज करूंगा या लो स्पीड पे? लो स्पीड पे करेंगे ना, क्योंकि इसकी हॉट हार्डनेस कम होती है. लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है? और ये सबसे कम स्पीड में कब करता है? देखो, हाई कार्बन स्टील को छोड़ दो, वो तो इंडस्ट्री में यूज नहीं होता, वो सिर्फ हैंडमेड टूल्स में यूज होता है. इंडस्ट्री में जो यूज होने वाला टूल है उसमें सबसे कम स्पीड पे कट करने वाला जो मटेरियल है वो है हाई स्पीड स्टील. हाई स्पीड स्टील कैन कट माइल्ड स्टील. ये हाई कार्बन स्टील जो है वो माइल्ड स्टील को अप टू 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे कट कर सकता है. 30 मीटर पर मिनट पे, 30 मीटर पर मिनट की स्पीड पे कट कर सकता है. और सिरामिक और कार्बाइड टूल जो होते हैं वो 600 मीटर पर मिनट की स्पीड पे कट कर सकते हैं. तो सिरामिक और कार्बाइड की तुलना में हाई स्पीड स्टील कहां स्टैंड कर रहा है? ये 30 मीटर पे कट करता है, सिरामिक कार्बाइड 300 से 600 मीटर तक कट कर सकते हैं. तो इसको हम हाई स्पीड स्टील क्यों बोले? नहीं, क्योंकि मैंने अभी डिस्कस किया कि सिरामिक और कार्बाइड टूल पहले हम यूज नहीं कर पाते थे. तो जब हम सिरामिक और कार्बाइड को टूल नहीं यूज कर पाते थे तो उस समय हाई स्पीड स्टील जो था वो सबसे ज्यादा स्पीड पे कट करता था. हेंस इट इज नोन एज हाई स्पीड स्टील. आज की कंडीशन में ये हाई स्पीड नहीं है. राइट? चलिए, देन कम्स कार्बाइड टूल्स. Carbide tools are made of tungsten carbide or made of tungsten carbide or titanium carbide
using powder metallurgy, it has high hot hardness, high hot hardness, it can cut mild steel up to 300 meter per minute speed. Disadvantage: first, low toughness. अच्छा देखो, यहाँ पे अपन लिखने के लिए लिख दिए कि इसका डिसएडवांटेज है लो टफनेस, लेकिन प्रैक्टिकली लो टफनेस कोई डिसएडवांटेज नहीं है। क्यों डिसएडवांटेज नहीं है? क्योंकि कार्बाइड का हम पूरा टूल नहीं बनाते, कार्बाइड का हम सिर्फ बिट यूज करते हैं। बिट क्या हुआ? वो रीजन जो कि टूल वर्क पीस के कांटेक्ट में आएगा। पूरा टूल जो है वो कार्बाइड का या सिरामिक का बना हुआ नहीं होता। पूरा टूल जो है वो अपन हाई स्पीड स्टील का बनाते हैं, उसमें हम कार्बाइड का बिट लगा देते हैं। तो अब डिसएडवांटेज इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पूरा टूल में कार्बाइड का नहीं बना सकता, करेक्ट है, लेकिन प्रैक्टिकली ये कोई डिसएडवांटेज नहीं है। मेरे को पूरा टूल कार्बाइड का बनाने का जरूरत भी नहीं है, मेरे को सिर्फ उसका टिप बनाना है। तो कार्बाइड और सिरामिक को हम बिट के रूप में यूज करते हैं। बिट क्या होता है? वो पोर्शन जो कि कट करने के लिए यूज होगा, उसको हम ले आके हाई स्पीड स्टील के टूल पे चिपका देते हैं, राइट। तो इसका सिर्फ हम बिट बनाते हैं। एक इसका डिसएडवांटेज हुआ कि ये इसकी टफनेस लो है, और इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कैन नॉट यूज अनकोटेड कार्बाइड, कैन नॉट यूज अनकोटेड कार्बाइड cannot use for machining of Fe based alloy। Fe based alloy मतलब क्या हो गया? स्टील, माइल्ड स्टील सब जो है इंजीनियरिंग में हम 70% 80% जो यूज करते हैं वो Fe based alloy होते हैं। तो Fe based alloy को कट करने के लिए हम लोग कार्बाइड टूल का इस्तेमाल नहीं, अनकोटेड कार्बाइड टूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कार्बाइड टूल को हम बनाते कौन सी टेक्निक से हैं? पाउडर मेटलर्जी से। पाउडर मेटलर्जी में मेरे को कार्बाइड के साथ में यूज करना पड़ेगा बाइंडर, और यहां पे जो हम बाइंडर यूज करते हैं दैट इज कोबाल्ट। बाइंडर क्या काम कर रहा है? टंगस्टन कार्बाइड को पकड़ के रखा। अब ये कोबाल्ट भाई साहब जो है इनकी दोस्ती है आयरन के साथ में, आयरन के साथ में कोबाल्ट की दोस्ती है। तो जब आप कार्बाइड टूल जिसमें कि आपने बाइंडर में किसका इस्तेमाल किया है? कोबाल्ट का, और कोबाल्ट और आयरन दोस्त है। तो भैया जब कोबाल्ट आयरन को देखेगा तो क्या करेगा? दोस्त के घर चले जाएगा। दोस्त के घर जाएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगा? भैया वो तो बाइंडर का काम था, बाइंडर ही घर छोड़ के चला गया, तो टूल जो है वो वियर आउट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए अनकोटेड कार्बाइड का इस्तेमाल हम आयरन बेस्ड अलॉय के लिए नहीं कर सकते। करेक्ट है बच्चों? अब सवाल ये आता है कि अगर आयरन बेस्ड अलॉय को हम मशीन नहीं कर सकते तो कार्बाइड टूल मेरे किसी काम का भी नहीं है, क्योंकि इंजीनियरिंग में मैक्सिमम एप्लीकेशन अपना किस चीज का है? आयरन बेस्ड का है। अगर आयरन को ही मशीन नहीं कर सकता तो किसी काम का नहीं है। तो फिर क्या करेंगे इसके लिए? अनकोटेड में से अन हटा दो, कोटेड कार्बाइड हम यूज करेंगे। अब व्हाट इज कोटेड कार्बाइड?
कोटेड कार्बाइड, कार्बाइड टूल्स are coated with titanium carbide or titanium nitride. टाइटेनियम कार्बाइड और टाइटेनियम नाइट्राइड की कोटिंग करते हैं अपन। अब कोटिंग क्यों करते हैं? सिंपल सी बात है कि कार्बाइड जो है अपना घर छोड़ के भागे ना, तो कार्बाइड के ऊपर आप कोटिंग कर लो और फिर आप उसको आयरन बेस्ड अलॉय की मशीनिंग के लिए आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए, देन कम्स द सिरामिक। एल्युमिनियम ऑक्साइड या सिलिकॉन ऑक्साइड होता है बेसिकली सिरामिक। सिरामिक आर द एल्युमिनियम ऑक्साइड और ऑक्साइड्स और silicon oxides made by powder metallurgy, high hot hardness advantage, low cost, पुअर टफनेस। पुअर टफनेस हो गया तो क्या नुकसान क्या हो जाएगा इससे? पुअर टफनेस हो जाएगा तो अपन इसका पूरा टूल नहीं बना सकते, जरूरत भी नहीं है, अपन बस टूल का बिट बनाएंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है पुअर टफनेस। चलिए, अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल, डायमंड। क्या जानते हो डायमंड के बारे में? बहुत महंगा होता है। ओके, ठीक है। और हॉट हार्डनेस नहीं, हार्डनेस। व्हाट इज डायमंड? इज द हार्डेस्ट मटेरियल। तो ये क्या है? हार्डेस्ट मटेरियल है। ठीक बात है, सबसे हार्ड मटेरियल है, इससे हार्ड मटेरियल नहीं है। ओके, अब मेरे को जल्दी डिलीवरी करनी है, मेरे ससुर का बहुत पैसा है मेरे पास में, राइट? तो कोई भी मटेरियल मैं यूज कर सकता हूं, बस मेरा ऑब्जेक्टिव है जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन को कंप्लीट करना। तो कौन सा मटेरियल मेरे को यूज करना चाहिए? डायमंड। हाँ, वो डुबा देगा ससुर का पैसा। डूब गया ससुर का पैसा, डूब गया। ज्यादा पैसा होता है, बुद्धि नहीं होती, तो ऐसे ही हो जाता है। डायमंड इज नॉट यूज्ड फॉर मास स्केल प्रोडक्शन। डायमंड का हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कहीं और कोई ऑप्शन ना हो। ऐसा नहीं कि ले भैया डायमंड लगा दे, चालू कर। दैट इज डायमंड नॉट रिक्वायर्ड। देखो, डायमंड का दो बड़ा डिसएडवांटेज है। पहला, डायमंड है क्या? एक्सपेंसिव है, बेसिकली है क्या? कौन सा मटेरियल है ये? एंड कार्बन और फिर आयरन की दोस्ती है। ठीक है, डायमंड है क्या? कार्बन है, और कार्बन और आयरन की दोस्ती है। आयरन सबसे दोस्ती करके रखा हुआ है। अब जब कार्बन और आयरन की दोस्ती है तो डायमंड क्या होगा? डायमंड जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा अगर मैं आयरन के लिए यूज करूंगा तो। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि डायमंड कैन नॉट बी यूज फॉर मशीनिंग ऑफ Fe बेस्ड एलॉय, ठीक है? डायमंड को हम Fe बेस्ड एलॉय की मशीनिंग के लिए इस्तेमाल में नहीं ला सकते। क्लियर हुआ ये पॉइंट?
अच्छा, कार्बाइड में भी यही दिक्कत थी कि कोबाल्ट और आयरन की दोस्ती थी, तो वहां पे हमने कोटिंग कर दिया था। तो डायमंड के ऊपर भी कोटिंग कर दो और फिर आयरन की मशीनिंग के लिए इस्तेमाल में ले आओ। डायमंड के ऊपर भी कोटिंग कर दो किसी और मटेरियल का, और डायमंड को फिर इस्तेमाल में लेके आ जाओ। कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा बस। कोटिंग नहीं होगी, क्यों नहीं होगी कोटिंग? तुम लोग इसका बिलू भी इस्तेमाल नहीं करते हो। डायमंड का प्रॉपर्टी क्या है? क्यों हम डायमंड को यूज करते हैं? हार्डेस्ट मटेरियल है। प्रभु, हार्डनेस आपको कहां चाहिए? सरफेस पे चाहिए ना। तो डायमंड के ऊपर किसी और की कोटिंग कर दूंगा तो डायमंड का मतलब ही क्या रह गया? सारे मटेरियल पे हम कोटिंग किसकी करते हैं? अगर हमको हार्डनेस, डायमंड का हम टूल नहीं यूज करते, डायमंड की हम सिर्फ कोटिंग करते हैं, तो भैया डायमंड के ऊपर मैं कोई और मटेरियल कोट करूंगा क्या? डायमंड की खासियत क्या है? हार्डेस्ट मटेरियल है। तो हार्डेस्ट मटेरियल कहां पे होना चाहिए? सरफेस पे होना चाहिए। तो ऑब्वियसली कोई मतलब नहीं है हम इसके ऊपर कोई कोटिंग करें। डायमंड की कोटिंग हम दूसरे मटेरियल पे करते हैं ताकि हम उसकी हार्डनेस को बढ़ा पाए। हम डायरेक्टली कोई डायमंड का टूल रेयरली यूज करते हैं, नहीं तो हम डायमंड कोटेड टूल यूज करते हैं, क्योंकि डायमंड की हार्डनेस ज्यादा है और हार्डनेस ज्यादा होने के कारण आउटर सरफेस में मेरे को डायमंड चाहिए। तो पहला दिक्कत तो डायमंड के साथ में ये हो गया कि आयरन के लिए अपन इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दूसरा एडवांटेज ये होता है कि डीकम्पोज एट हायर टेम्परेचर। डीकम्पोज मतलब कि ग्रेफिटाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। कार्बन है क्या? सॉरी, डायमंड है क्या? कार्बन है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कार्बन ग्रेफाइट में कन्वर्ट होने लगता है। और ग्रेफाइट क्या है? हार्ड मटेरियल है क्या? वो सॉफ्टेस्ट मटेरियल है। तो हायर टेम्परेचर पे आप जाओगे तो डायमंड का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे ग्रेफिटाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो इतना पढ़ लिया भाई, किसी काम का भी है ये? कोटिंग करने का काम आएगा। तो फिर आयरन पे तो कर नहीं सकते। मैक्सिमम तो अपन इंडस्ट्री में आयरन यूज करते हैं, तो किसी काम का है ये? डायमंड is cutting tool material for cutting tool materials। समझ में आई बात? it is the cutting tool material for cutting tool materials and glass। ग्लास को कट करना है तो फिर मेरे को डायमंड का इस्तेमाल करना पड़ता है। राइट, चलिए। Then comes the CBN, cubic boron nitride। It is the second hardest material after डायमंड। तो जब मेरे पास हार्डेस्ट मटेरियल है तो मैं सेकंड हार्डेस्ट को क्यों यूज करूंगा? क्या कमी है? हाँ, एक तो कॉस्ट, अपन कॉस्ट नहीं लिखे यहाँ पे, कॉस्ट का भी दिक्कत है। डायमंड, नेचुरल डायमंड भी बहुत कॉस्टली है, और आर्टिफिशियल जो हम कोटिंग करते हैं दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। तो एक तो कॉस्ट का दिक्कत हुआ। तो सीबीएन जो है वो उसका कॉस्ट इफेक्टिव सब्स्टिट्यूट है। पर इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीबीएन। हाई स्पीड स्टील की मशीनिंग कैसे करोगे? जितने टूल बनते हैं वो सब हाई स्पीड स्टील के बनते हैं। ठीक है, बिट अपन किसी का भी लगाते हैं, लेकिन टूल तो हाई स्पीड स्टील का ही होता है। भैया इसकी मशीनिंग कैसे करोगे? तो ये हाई स्पीड स्टील की मशीनिंग करने के लिए हम क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हुआ? चलिए दोस्तों, आज जो हमने बात किया वो बेसिकली थ्योरी था, और मोर इम्पोर्टेंटली इट इज रिलेटेड विद द इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए आप जाएंगे तो ये डिस्कशन अपना इम्पोर्टेंट है। लेकिन गेट की अगर अपन बात करें
तो इट्स ऑल अबाउट द प्रॉब्लम्स। देखो अभी बेसिक अपनी को अंडरस्टैंडिंग आ गई, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है वो अपन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन गेट बेसिकली जो है वो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और दैट इज न्यूमेरिकल। तो इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो अपन कल से डिस्कस करेंगे। अभी जो डिस्कस किया है वो क्लियर है? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी टू एनीबॉडी? डायमंड का क्या यूज है? कटिंग टूल मटेरियल को कट करने के लिए, और ग्लास इंडस्ट्री में हम डायमंड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डायमंड हम जनरल पर्पस के लिए यूज में नहीं ला सकते। मैक्सिमम जो यूज होता है कटिंग टूल मटेरियल में वो होता है क्यूबिक बोर्ड, सॉरी टंगस्टन कार्बाइड और सिरामिक टूल, करेक्ट है। और जो सैंक पोर्शन बनता है वो हाई स्पीड स्टील का बनाते हैं हम, ब्रोच होगा या शेपर होगा, प्लेनर होगा, वो सब हम हाई स्पीड स्टील का बनाते हैं। और जो बिट होता है, बिट सिरामिक या कार्बाइड का हम बनाते हैं। इज दैट क्लियर? हाई स्पीड स्टील जो है वो सबसे ज्यादा स्पीड में कटिंग कर सकता है? नहीं, आज की स्पीड में इंडस्ट्री में सबसे लो स्पीड में कट करने वाला मटेरियल हाई स्पीड स्टील है, उससे कहीं ज्यादा स्पीड पे सिरामिक और कार्बाइड यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो अभी जो डिस्कस किया वो क्लियर है? चलो ठीक है, फिर कल करते हैं डिस्कस।